नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने उद्यानिकी के मुद्दों एवं समस्याओं को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन एवं पशुपालन आदि के मुद्दों एवं समस्याओं को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पशुपालन के मुद्दे एवं समस्याओं से। सबसे पहले हम समझते हैं कि पशुपालन क्या होता है या पशुपालन विज्ञान क्या होता है। देखिए, जब पशुओं को उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, जैसे पशुओं से दूध, मांस, उनकी त्वचा, उनके सींग, राइट, तथा उनके बाल, राइट, जिनका हम खाने में या विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में, औषधि बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, तथा पशुओं से विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे माल ढोने के लिए हो जाएगा, राइट, या कोई कृषि कार्य करने के लिए हो जाएगा, या मनोरंजन के लिए हो जाएगा, राइट, या सवारी करने के लिए हो जाएगा, राइट, इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालना एवं उनकी विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करना, उनका प्रबंधन करना, ये सब जो है वो पशुपालन या पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत आता है। अर्थात हम सीधा कह सकते हैं कि पालतू पशुओं से बेहतर उत्पाद एवं बेहतर सेवाएं लेने के लिए पशुओं को पालना, उनकी विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करना तथा उनका प्रबंधन करने की जो शाखा है उसे ही पशुपालन विज्ञान कहते हैं। अब पशुपालन विज्ञान या पशुपालन को और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं कि जो जितने भी पशु होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, राइट। तो पहले हो जाएंगे वन्य पशु, दूसरा वशीकृत पशु और तीसरा क्या हो जाएंगे, पालतू पशु हो जाएंगे, राइट। वन्य पशु को समझते हैं, राइट। वन्य पशु वे पशु होते हैं जो कि जंगलों में निवास करते हैं, राइट। ये मनुष्य के लिए आक्रमण करने से हो सकता है हानिकारक हो, अर्थात वे पशु जो मुक्त रूप से जंगल में विचरण करते हैं और वहीं पर इनकी वंश वृद्धि बहुत अच्छे से हो सकती है। मनुष्य इनसे कोई भी उत्पाद या इनसे कोई भी सेवा ग्रहण नहीं करता है, राइट। और जिसमें मुख्य रूप से जो शिकारी जानवर हैं वो मुख्य रूप से एवं विशेष जलवायु में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, जैसे शेर, बाघ, गैंडा, हिरन इत्यादि जो है वो वन्य पशु हैं। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा वशीकृत पशु हो जाएगा, राइट। वशीकृत पशु वे पशु होते हैं जिनको जंगल से पकड़कर लाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के तरीकों के माध्यम से इनसे अलग अलग प्रकार की सेवाएं जो है प्राप्त की जा सकती हैं, राइट। उदाहरण के लिए हाथी हो जाएगा या याक हो जाएगा, जिससे मालवाहक पशु के रूप में, राइट, जो चिंपांजी हो जाएगा या गोरिल्ला हो जाएगा, राइट। ये जो सभी हैं इनसे किसी न किसी प्रकार की जो है वो सेवाएं ली जा सकती हैं। तीसरा हो जाएंगे यहाँ पर पालतू पशु, राइट। पालतू पशु वे पशु होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, अर्थात वो मनुष्य पर हमला नहीं करते हैं तथा जिनसे कई प्रकार के उत्पाद जैसे मांस है, दूध है, राइट, मांस, दूध, चमड़ी, सींग, राइट, बाल, उनकी खाल इत्यादि उत्पादों का तथा उनसे कई प्रकार की सेवाएं भी प्राप्त की जाती हैं, राइट। और मानव इनका जो है पालन पोषण एवं इनका जो प्रबंधन है वो आसानी से कर लेता है। उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं, जैसे कुत्ता हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, गाय, भेड़, भैंस, मुर्गी इत्यादि हो जाएगा, राइट। अब हम समझते हैं पशुपालन का महत्व क्या होता है, राइट। पशुपालन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि पशुपालन जो है वो अधिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत कृषि होती थी उसमें पशुओं का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाता था, राइट। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता था वो हल जोतने में किया जाता था, क्योंकि जब तक जुताई नहीं होगी तब तक जो है फसलों को बोया जाना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए प्राचीन समय में
राइट। या हम ये आज से 20 या 30 साल पहले जब कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का आवेश मतलब मशीनों का प्रयोग होना प्रारंभ नहीं हुआ था, तब कृषि में बड़े पैमाने पर पशुपालन अर्थात बैलों का कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता था। अर्थात जो कृषि थी वो पशुपालन अर्थात पशुओं पर ही निर्भर होती थी। राइट। इसके साथ ही जो पशुओं से दूध प्राप्त करना, राइट, पशुओं से दूध प्राप्त करना, इसके साथ ही उनकी जो गोबर होती थी, गोबर को इकट्ठा करके गोबर की खाद जो है खाद तैयार की जाती थी, उसका खेतों में छिड़काव किया जाता था। वहीं जो पशु हैं, राइट, वहीं जो अन्य पशु हैं उनसे कई प्रकार के उत्पाद, जैसे कुछ पशुओं से मांस भी प्राप्त किया जाता था, किसी से दूध, फिर कोई पशु जो है वो उनके सींगों का जो है विभिन्न उपकरण बनाने में इस्तेमाल होता है। राइट। तो कुछ जो पशु हैं उनकी चमड़ी जो खाल हो जाएगी, या फिर बाल जैसे बकरी हो जाएगी, भेड़ बकरियां, तो इत्यादि जो हैं वो कई प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो पशुपालन का कृषि में, खाद में तथा विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने में पशुओं का बहुत ही महत्व होता है, और ये मानव जीवन को बहुत ही आसान बना देते हैं। राइट। इसके साथ ही पशुपालन से राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कृषक वर्ष हैं वो किसानी के साथ साथ चारा युक्त फसलें भी बना सकते हैं, और उससे अगर वो पशुपालन करते हैं तो मांस की आपूर्ति, विभिन्न प्रकार के विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति हो सकती है, जिससे किसान की आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही इससे रोजगार का अतिरिक्त जो है वो अवसर भी प्राप्त होता है। कृषि में चूंकि जो है कि 3 महीने या 4 महीने में फसलें पकती हैं, तब जाकर जो है किसी किसान को आय की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वो साथ साथ जो है वो रोजगार भी कर रहा है, राइट, साथ साथ में वो पशुपालन भी कर रहा है, तो दूध या विभिन्न पशुओं से जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री से वह अपने रोजगार में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। राइट। इसके साथ ही जो अधिक चारे वाली फसलें हैं उनके उत्पादन से भी पशुपालन को जो है वो अधिक प्रेशर मिलता है, और अधिक पशुपालन से अधिक आय बढ़ेगी। राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, जो पशु होते हैं वो परिवहन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। राइट। प्राचीन समय में जो बैल होते थे उनका कृषि में बहुत अधिक इस्तेमाल होता था। वहीं जैसे गधा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, खच्चर हो जाएगा, याक हो जाएगा, इनका पहाड़ी क्षेत्रों में एवं जंगली क्षेत्रों में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात परिवहन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राइट। वैसे ही अधिक वर्षा में, कम वर्षा में या अकाल में भी पशुओं का जो है वो महत्व बढ़ जाता है, ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद देते हैं। वैसे ही जो पशु खाद्य है वो पौष्टिकता के आधार हैं, अर्थात ऐसे पशु जिनसे मांस प्राप्त होता है, उससे मांस खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको उन्नत या हम कह सकते हैं कि पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। वहीं चमड़ा, खाल, ऊन इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। तो ये पशुपालन का महत्व हो जाएगा। राइट। अब हम समझेंगे कि पशुपालन से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, और ये समस्याएं जो हैं आप मुर्गी पालन में, राइट, या मत्स्य पालन में या पशुपालन में इनमें कॉमन है। राइट। कुछ जो समस्याएं हैं वो कॉमन रहेंगी, तो कुछ जो हैं वो विशेष रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में पशुधन संबंधी या पशुपालन से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हम 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा, पशु नस्ल की गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। राइट। हमारे देश की जो स्थानीय या देसी या जो लोकल गाय एवं भैंस, ये जो जितनी भी दुधारी नस्लें हैं उनके जगह पर विदेशों से आयातित या फिर एक तरीके से जो संकर किस्म की जर्सी एवं संकर किस्म के जो दुधारू पशु हैं उनकी वजह से जो पशु उत्पाद हैं उनमें क्या हो रही, गुणवत्ता में गिरावट आ रही। राइट। चाहे वो मांस के लिए चूजी, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन की बात हो या फिर दुधारू पशुओं की बात हो, जो स्थानीय हमारी जलवायु के अनुकूल जो स्थानीय है, जो कि प्राचीन समय से जो है पशु उत्पाद दे रहे हैं, राइट, उनकी जगह पर नई आधुनिक और जो संकर किस्म की जो पशु हैं उनसे जो उत्पाद है उनसे गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, और ये
हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो कि चिंता का भी विषय है, राइट। दूसरा हो जाएगा हमारे राज्य में पशुओं का क्या है, असमान वितरण है, राइट। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर प्रमुख रूप से चारागाह विकसित होते हैं, जहाँ पर चारे की भरपूर व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर पशुओं की संख्या अधिक होती है। तो वहीं किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये सुविधाएं ना होने से पशुओं का क्या होता है, असमान वितरण होता है, राइट। इसके साथ ही हमारे प्रदेश में जो दुधारू पशुओं के लिए तथा अन्य पशुओं के लिए अच्छा जो चारा है उसकी भी क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो गुणवत्ता युक्त जो फॉडर होता है, राइट, जो पशुओं का खाद्य होता है एवं हरित चारे की क्या होती है, कमी पाई जाती है, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भूसा है या फिर जो है पशु आहार कम मात्रा, भूसा अधिक दिया जाता है। एक तो पशु आहार नहीं दिया जाता, नहीं हरा चारा दिया जाता है, जिससे भी जो पशु उत्पाद हैं, चाहे दूध है, मांस है, उनकी गुणवत्ता में और उनकी मात्रा में भी कमी आती है, राइट। इसके साथ ही जो पशु उत्पाद हैं उनके लिए भी संगठित बाजार का क्या है, अभाव है। जैसे मांस है या दूध बाजार तो हालांकि जो है वो संगठित हो चुका है, लेकिन अन्य बाजार जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु उत्पादों को बेचा जा सके उनकी भी कमी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि वर्तमान समय में जो संकर नस्लें हैं या विदेशी जो नस्लें हैं वो भारतीय जलवायु के अनुकूल नहीं है, इसलिए अधिक तापमान की वजह से, सर्दी की वजह से, वर्षा की वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं, राइट। और अगर उनको रोग हो जाता है तो कई बार पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे डेयरी वालों को या जो भी पशुपालन करते हैं उनको नुकसान होता है। तो पशु रोग है एवं स्वास्थ्य संबंधी जो है वो जो है देखभाल बहुत महंगी होती जा रही है, और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं वो भी महंगी होती जा रही हैं। अर्थात स्वास्थ्य संबंधी एवं पशु जो रोग हैं वह भी एक समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, राइट। अवैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है, ना उचित भोजन की व्यवस्था है, ना उनके आवास की व्यवस्था है। इसके साथ ही विशेष रूप से जो मांस प्राप्ति हेतु जो पशु हैं, राइट, जैसे बतख पालन हो जाएगा या कुक्कुट पालन हो जाएगा, राइट, इनको अवैज्ञानिक तरीके से इनका जो है अवैज्ञानिक तरीके से इनका पालन किया जाता है, जिससे मांस पर या जो दुधारू पशु उनके दूध की गुणवत्ता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, राइट। अब पशुधन जो समस्याएं हैं या पशुपालन से जो समस्याएं हैं उनके लिए हम ये जो है निम्नलिखित जो है उपाय दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा कि जो विदेशी नस्लें हैं या जो संकर नस्लें हैं जो कि हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं है, राइट, तापमान यहाँ की भौतिक जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है, उनकी जगह पर स्वदेशी एवं संकर जो किस्म है जिसमें से भी हमारा जो स्वदेशी फैक्टर है उन पशुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात विदेशी एवं जिसमें विदेशी जो नस्ल है वो प्रमुख होती है, उन संकर नस्ल को अवॉइड करना चाहिए एवं स्वदेशी एवं संकर नस्ल के जो पशु हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनका पशुपालन किया जाना चाहिए, ताकि वो जलवायु के अनुकूल अपना खुद का विकास कर पाएंगे और हमें उच्च गुणवत्ता युक्त जो पशु उत्पाद है वो प्राप्त हो सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो पशुपालन के तरीके हैं, चाहे कुक्कुट पालन हो या दुधारू पशु हो या जो मांस हेतु जो पशु हैं उनका प्रबंधन, अर्थात उनके रहने की, पानी की व्यवस्था एवं उनके रोगों की रोकथाम की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिर आधुनिक जो संक्रमण बीमारी हैं उनसे बचाने के लिए पशुओं को टीकाकरण की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और उसको और भी तेज करना चाहिए। इसके साथ ही जो प्रगतिशील पशुपालक हैं, राइट, उनकी क्षमता को भी प्रशिक्षण के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं सुविधा उपलब्ध कराकर हम पशुपालकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं ताकि वो आधुनिक ढंग से पशुपालन कर सकें। अब हम समझते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन की स्थिति, कि मध्य प्रदेश में कितना पशुधन है, राइट। तो जैसे जनगणना होती है वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर पशुधन की गणना भी कराती है, राइट। 19वीं जो पशु गणना थी वो 2012 में ही हुई थी और जो
मतलब अक्टूबर 2019 में 20वीं पशु गणना की जो है रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट है ये मध्य प्रदेश के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, राइट, तो मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं, कौन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन 4,06,00,000 हो चुका है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, 40.6 मिलियन। तो मध्य प्रदेश में कुल पशुधन 40.6 मिलियन, या फिर हम कह सकते हैं कि 4,04,06,00,000 पशुधन हो चुका है। और ये 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी उसकी अपेक्षा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 11.81% जो पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पशुधन है उसमें किसी भी विशेष नस्ल जो है, किसी भी विशेष पशु की संख्या कितनी है और उसकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो यहाँ पर कुल पशुधन में 11.81% की बढ़ोतरी हुई है, राइट, जो कि 4,06,00,000 हो चुका है, राइट। अब अगर हम विशेष पशुओं की बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगी बकरी। बकरियों की संख्या 11.6 मिलियन या 1,10,00,000 हो चुकी है, जो कि पिछली गणना से कितनी बढ़ चुकी है, 38.7% जो है बढ़ोतरी वही है। वहीं पर अगर दुधारू पशुओं में हम गोवंश की बात करते हैं तो गोवंश की वर्तमान समय में जो संख्या है वो 18.7 मिलियन हो चुकी है, या 1.87 करोड़, जो कि पिछली पशु गणना से 4.42% ये क्या है, कम हो चुकी है। तो गौवंश की जो संख्या है उसमें क्या आई है, कमी आई है। बाकी बकरियों की संख्या में जो है वो वृद्धि हुई है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा भैंस वंश की। तो दुधारू पशुओं में भैंस वंश की जो संख्या है वो 10.3 मिलियन हो चुकी है, या 1,03,00,000, जो कि 19वीं गणना से कितना है, 25.88% है। तो इससे हम एक अंदाजा ये भी निकाल सकते हैं कि गौवंश की संख्या में कमी आ रही है और भैंस वंश की जो है संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये भी संभावना बनती है कि चूंकि भैंस जो है वो गाय की तुलना में अधिक दूध देती है, इसलिए ग्रामीण कृषक गाय की जगह पर भैंस को पालना पसंद करते हैं। वहीं अगर घोड़ों की संख्या बात करें तो वो केवल कितनी है, 0.3 लाख है, जो कि पिछली जनगणना से 29.48% जो है कम हो चुकी है। वैसे अगर गधों की संख्या की बात करें तो 0.008 लाख है, जो कि पिछले वर्ष की गणना से कितना है, 45.46% क्या है, कम हो चुकी है। क्योंकि प्राचीन जो मतलब कुछ वर्षों पहले गधे का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पशुवाहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, राइट। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र विशेष की कौन सी नस्ल का जो है पशुधन किस हेतु जाना जाता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में जो जितने भी पशु विशेष हैं उनकी विभिन्न प्रकार की नस्लें और क्षेत्र विशेष के बारे में जो संबंधित है जानकारी उसको पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो कुल पशुधन है उसमें से 24% क्या है, बकरियां हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 11.6 मिलियन है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हमारी जो देसी नस्ल है जमुनापरी, ये भिंड जिले में पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध क्या है, बकरी की नस्ल है। तो जमुनापरी जो है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, जो कि भिंड जिले में पाई जाती है। वैसे ही मध्य प्रदेश के कुल पशुधन का लगभग 51 जो है प्रतिशत वो क्या हो चुका है, गोवंश है, राइट। और कुल पशुधन का 21% क्या है, भैंस वंश है। तो दुधारू पशु जो है वो लगभग 70% हो चुके हैं, 50% गोवंश और 21% क्या हो जाएगा, भैंस वंश हो जाएगा। और वैसे ही भैंस की जो प्रसिद्ध देसी नस्ल है वो कौन सी, भदावरी, ये भी कहाँ पर, ग्वालियर एवं भिंड जिले, मुरैना जिलों में
पाई जाती है। तो जमुनापरी भिंड में, फिर वहीं भदावरी, ग्वालियर, भिंड एवं मुरैना जिलों में पाई जाती है, राइट। और मध्य प्रदेश के जो कुल पशुधन है उसमें भेड़ की संख्या कितनी है, 1.8 है। और मध्य प्रदेश में भेड़ की जो देसी नस्ल है वो रेम बुले है, राइट, इसका पालन किया जाता है, राइट। तो ये थे यहाँ पर पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं उनके समस्याएं एवं उनसे जुड़े मुद्दे। अब हम मुर्गी पालन से संबंधित मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। मुर्गी पालन क्या होता है? देखिए, मांस अथवा अंडों की प्राप्ति के लिए मुर्गियों को, चूजों को, राइट, या कुक्कुट को या बतख को पालने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही मुर्गी पालन कहा जाता है, राइट। और मुर्गी पालने की जो विधियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, राइट। तो मुर्गियों को पहली तो फैक्ट्री फार्मिंग की तरह मुर्गी पालन किया जाता है और दूसरा हो जाएगा स्वतंत्र कुक्कुट पालन हो जाएगा, राइट। तो फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है? जब मुर्गियों को व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अर्थात जब मुर्गियों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोहे के द्वारा तैयार जालियों में या फिर कृत्रिम वातावरण के द्वारा बहुत अधिक संख्या में पालन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर जो फैक्ट्री फार्मिंग है उसको उतना उचित नहीं माना जाता क्योंकि इसमें हाइजीन का या मुर्गियों का जो आहार है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर व्यापारिक इसको पालन भी कह सकते हैं। तो मुर्गियों का व्यापारिक पालन, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कई संख्या में मुर्गियों को कृत्रिम वातावरण में पाला जाता है तो उसे ही फैक्ट्री फार्मिंग बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर स्वतंत्र कुक्कुट पालन हो जाएगा। स्वतंत्र कुक्कुट पालन से तात्पर्य होता है कि जो लघु एवं सीमांत किसान होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बाड़े में या आसपास ही स्वतंत्र रूप से जब मुर्गियों का पालन करते हैं, राइट, तो उसे स्वतंत्र कुक्कुट पालन कहा जाता है, राइट। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन कर सकता है, राइट। इसके साथ ही जो स्वतंत्र कुक्कुट पालन होता है ये जो है मांस की दृष्टि से बहुत स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त तो होता है। इसके साथ ही यहाँ पर मुर्गियों में जो कई बीमारियां, संक्रामक बीमारियां होती हैं वो फैलने की भी जो है प्रायोगिकता कम रहती है। इसीलिए सरकार जो है स्वतंत्र कुक्कुट पालन को प्राथमिकता देती है और आवश्यकता पड़ने पर जो है मुर्गी पालक है उनको सहायता भी देती है, राइट। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुर्गी पालन के लिए कड़कनाथ जो मुर्गा है ये विशेष रूप से जाना जाता है, राइट। इसका कारण क्या है कि एक तो इसको जीआई टैग मिल गया है और दूसरा इसका मांस जो है वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो समझते हैं कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पर प्राप्त होता है। हमारा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जिसमें मुख्य रूप से झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले हैं वहां पर कड़कनाथ मुर्गा का पालन किया जाता है, राइट। और इस मुर्गी की विशेषता ये है कि इसको चोंच होते हैं, पैर एवं मांस काले रंग का होता है और इसे 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, राइट। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है एक ब्रांड के तौर पर जो कड़कनाथ मुर्गा है इसको एक ब्रांड के तौर पर पूरे भारत में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एवं हमारे मध्य प्रदेश में भी कड़कनाथ मुर्गा का जो है पालन पोषण को प्राथमिकता दी जा रही है, राइट। अब हम समझेंगे कि मुर्गी पालन के लिए आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं या फिर आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। तो मुर्गी पालन के लिए जो रिक्वायरमेंट है या आधारभूत तत्व या आवश्यक जो तत्व हैं उनको हम क्रम अनुसार समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाएगा कि यहाँ पर जो मुर्गी पालन होता है ये मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए पोषण युक्त मांस की प्राप्ति के लिए अच्छी किस्म के जो चूजे होते हैं उनका चुनाव करना बहुत ही अनिवार्य होता है, राइट। कई बार जो खराब किस्म के चूजे होते हैं उनमें मांस का जो पोषण स्तर होता है वह ठीक नहीं होता है, इसलिए अच्छी नस्ल होना चाहिए। दूसरा, जो कुक्कुट पालन है उसमें मुर्गियों को खिलाने के लिए उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई सा भी अनाज जो है वो उठा के दे दिया। फिर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण
जो कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, उसमें रोगों का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में भी जो है बर्ड फ्लू जो हो जाएगा, बर्ड फ्लू जो बीमारी है वो मुर्गियों से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे फिर बड़े पैमाने पर फैलती चली जाती है। जैसे अगर हम बात करें 2020 में कोरोना काल में बर्ड फ्लू भी फैला था, राइट। केरल से लेकर मध्य प्रदेश में जो जितने भी कुक्कुट पालन केंद्र थे या मुर्गी पालन केंद्र थे, वहां के पक्षियों को पकड़ पकड़ के मारा गया था, ताकि ये रोग जो है वो पूरे देश में ना फैले, या फिर हो सकता है कि ये जो रोग है ये मुर्गियों से मनुष्यों में जो है ट्रांसफर ना हो जाए, अन्यथा कोरोना जैसी महामारी फिर से पुनः फैल सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बर्ड फ्लू बीमारी है ये कुक्कुट पालन एवं मुर्गी पालन में हर 2-3 साल में ये रोग फैलता है, और जब ये रोग फैलता है तो जितने भी मुर्गी पालन केंद्र होते हैं वहाँ पर जो है रोग नियंत्रण के लिए उन पक्षियों को जो है मारा जाता है या एक जगह पर उनको इकट्ठा किया जाता है। तो इससे निजात पाने का तरीका यही है कि जहां पर भी मुर्गी पालन केंद्र है वहां पर हाइजीन के साथ में, स्वच्छता के साथ में उचित जो भोजन है वो मुर्गियों को देना चाहिए, ताकि मुर्गियों के माध्यम से जो बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियां हैं वो ना फैले, और उनका जो रखरखाव है वह भी बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि जो मुर्गी पालन केंद्र होते हैं वहाँ से बदबू भी आती है, राइट, गंदगी भी होती है, स्वच्छता भी नहीं रखाई जाती है, राइट, इनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद में सबसे आखिरी में कि जो मांस की प्राप्ति के लिए एक बाजार, समुचित बाजार व्यवस्था होनी चाहिए, राइट। फिर हम समझेंगे कि मुर्गी पालन के जो मुद्दे हैं, तो मुद्दों में सबसे पहला हो जाएगा विशेषताएं, कि मुर्गी पालन की विशेषताएं या इसको हम कह सकते हैं लाभ। तो मुर्गी पालन से मध्य प्रदेश में लाभ या मुर्गी पालन की विशेषताएं, पहला ये हो जाएगी कि मुर्गी पालन जो लघु एवं सीमांत किसान होते हैं वो खेती के साथ साथ कम समय में ही अपनी आय, जो अतिरिक्त आय है उसको बढ़ा सकते हैं। अर्थात खेती के साथ साथ वो अपने खेतों में या अपने मकान के बाड़े में मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के माध्यम से कम समय में अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसकी ये है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। ना तो इसके लिए जैसे मुर्गी जैसे ना तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से बाड़ा बनाने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता होती है, राइट। तो कम व्यय में ही जो है मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है, और इसके लिए तो विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता भी नहीं होती है। अर्थात ग्रामीण युवक बगैर किसी अधिक ऋण लिए बगैर और बगैर किसी ट्रेनिंग के जो है वो मुर्गी पालन कर सकते हैं, और इसके लिए कम स्थान की भी आवश्यकता होती है, राइट। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर मुर्गी पालन का जो है महत्व को भी समझते हैं, राइट। तो जो मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन हमारे प्रदेश में और देश में खाद्यान्न की समस्या की पूर्ति करता है, राइट। मुर्गी पालन से भरपूर मात्रा में जो पोषण युक्त मांस होता है वो आसानी से कम दामों पर उपलब्ध हो जाता है। इससे खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि होती है, राइट। दूसरी चीज, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं वो अपने बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं और खाली समय में मुर्गी पालन के माध्यम से समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि इसके लिए इसमें निवेश के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से जो बेरोजगार किसान है वह है कम पूंजी में कम समय में बगैर किसी प्रशिक्षण के आसानी से इस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं, और इससे से जो किसान है उनकी आय में वृद्धि होगी, राइट, और इससे राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। अब हम समझते हैं कि मुर्गी पालन की समस्याएं क्या है, राइट। हमारे सिलेबस में मेंशन है समस्याएं, इसलिए समस्याओं को बहुत अच्छे से समझते जाना है। यह 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है, राइट। तो मुर्गी पालन की प्रमुख समस्याओं में सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी, संक्रामक रोगों की समस्या, क्योंकि मैंने बताया है कि हर 2, 3 या 4 सालों में जो रखने की व्यवस्था होती है वो बहुत मतलब जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, फिर उपयुक्त भोजन या आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसकी वजह से
भयंकर तरीके से जो है संक्रामक जो रोग हैं वो है मुर्गी पालन केंद्रों से या कुक्कुट पालन केंद्रों से फैलना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 2020 में जब बर्ड फ्लू फैला था तो इससे जो है मध्य प्रदेश, केरल, कई राज्यों में इतना ज़्यादा फैला कि फिर सरकार को यहाँ पर जो जितने भी कुक्कुट पालन केंद्र थे वहाँ के सभी जो मुर्गियाँ थी, चूजे थे, उनको इकट्ठा करके मारा गया या फिर उनको एक जगह पर स्थानांतरित किया गया। राइट। तो जो रोग हैं, जब ये रोग बहुत खतरनाक तरीके से फैलते हैं तो उससे दो घाटे होते हैं। एक तो रोग फैलने से उसका ह्यूमन ट्रांसमिशन की संभावना बनती है। राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गी पालन में जो जितने भी पक्षी होते हैं उन सब को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, अर्थात जो जितना भी निवेश होता है वो पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे देश में जो है इस पर उतना ज़्यादा विकास नहीं होता, उन्नत किस्म की जो नस्लें होती हैं, राइट, उन मुर्गियों का पालन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुर्गी पालन को हीन भाव से देखा जाता है। राइट। जैसे वर्तमान समय में कई लोग तो इसी सोच में व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते कि ये हमारा सोशल जो स्टेटस है ना इसको अफेक्ट करेगा। राइट। तो समाज में हीन भावना से देखा जाता है, अर्थात सामाजिक स्वीकृति नहीं है। इसके साथ ही बहुत ही कम क्षेत्रफल में अधिक मुर्गियों को रखा जाता है, अर्थात वैज्ञानिक जो तकनीक है उनका भी अभाव पाया जाता है। राइट। और वैज्ञानिक तरीके से और कुशल तरीके से अगर मुर्गी पालन किया जाए तो उसके लिए भी फिर मुर्गियों के लिए उचित आवास की, उचित आहार की, स्वच्छता की आवश्यकता होगी और इसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। तो जो लोग, या हम ये कहें जो लघु एवं सीमांत कृषक होते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के लोग होते हैं, उनके पास में वित्त का अभाव पाया जाता है। राइट। और इसके साथ ही जब मुर्गियों का पालन किया जाता है तो उनके लिए जो उपयुक्त आहार है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है, जो कि एक समस्या है। और जब मुर्गियों को उनका उपयुक्त आहार ना देकर कोई अन्य आहार दिया जाता है तो उससे मुर्गियों में बीमार होने की या उनकी जो पोषण मांस की पोषणता उसमें भी कमी आती है। और सबसे आखिरी में कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसमें अच्छा खासा निवेश भी करता है तो उसके लिए समुचित बाजार नहीं है कि कहां पर वो मुर्गियों को बेचे। ये एक तरीके से असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। राइट। आगे समझते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो है हमने मध्य प्रदेश में पशुपालन पढ़ लिया है। राइट। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 11 नंबर में पूछा जा सकता है, राइट, कि मध्य प्रदेश में मुर्गी पालन के लिए या फिर पशुपालन के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, या फिर मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन में वृद्धि के लिए कौन कौन सी नीतियां लागू की हैं, कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, वो 11 उन पर विवेचना कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर विस्तार से जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको समझेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन विकास के लिए चलाए गए विशेष कार्यक्रम, विशेष योजनाएं या विशेष नीतियां जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। राइट। अगर ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो इनकी जो योजना का नाम है, आधी जानकारी तो हमको उसी से ही प्राप्त हो जाती है। जैसे ये क्या है, गौ सेवा की योजना है। अब इसमें कुछ विशेष चीजें भी याद रखनी, राइट। तो पहली हो जाएगी यहाँ पर गौ सेवा की योजना। राइट। तो मध्य प्रदेश में पशुओं में जो दुधारू पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनमें जो रोग हो जाते हैं और उन रोगों से निपटने के लिए सरकार ने गौ सेवक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से एक ग्राम पंचायत में एक शिक्षित व्यक्ति को सरकार के द्वारा, राइट, जो शिक्षित व्यक्ति है उसको सरकार के द्वारा 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, राइट, जिसमें 3 माह का सैद्धांतिक और 3 माह का व्यवहारिक जो है ज्ञान एवं व्यवहारिक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट। किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? पशुओं का उपचार करने की। तो गौ सेवक योजना के तहत किसी ग्राम पंचायत के इच्छुक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उसको सरकार 6 महीने की ट्रेनिंग देगी, 3 महीने की सैद्धांतिक, 3 महीने की एक तरीके से प्रैक्टिकल जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद में वह राज्य सरकार द्वारा
जो पशु चिकित्सक है, राज्य सरकार द्वारा, जो राज्य सरकार का जो शासकीय पशु चिकित्सक है या उपयुक्त पशु चिकित्सक के तत्वाधान में या उनके अधीन रहते हुए फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगा, पशु चिकित्सा करेगा। अर्थात गाय भैंस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको ये इलाज कर पाएगा। और दरअसल ये एक कैसा है, ये एक स्वरोजगार क्या है, योजना है। इसमें सरकार यहाँ पर पशु चिकित्सक की नौकरी नहीं देगी, हाँ सरकार यहाँ पर उस व्यक्ति को 6 माह की ट्रेनिंग देगी और उसको अनुमति देगी कि वो किसी विशेष पशु चिकित्सक जो है उसके अधीन रहते हुए अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में पशुओं का उपचार कर सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुओं के जो रोग, गाय भैंस हैं उनको जो रोग होते हैं उनसे उनका उपचार किया जा सके। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कुक्कुट पालन की लघु इकाई या फ्री रेंज पद्धति, राइट। तो कुक्कुट पालन की लघु इकाई या फ्री रेंज पद्धति के माध्यम से कुक्कुट पालन की जो लघु इकाइयां हैं उनको विस्तारित किया जाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ाने के लिए फ्री रेंज पद्धति के माध्यम से, राइट। एक तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा, फैक्ट्री फार्मिंग, तो फैक्ट्री फार्मिंग तो फैक्ट्रियों में होगी, लेकिन यहाँ पर फ्री रेंज पद्धति अर्थात ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सरकार जो लघु इकाइयां हैं उनके विस्तार के लिए यहाँ पर अनुदान देगी। और यहाँ पर जो सरकार है वो 15 दिवसीय, राइट, 15 दिवसीय 55 जो चूजे हैं वो 75% जो है वो अनुदान पर दिए जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुक्कुट पालन है उसके विस्तार के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो 75% अनुदान पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से 15 दिवसीय 55 चूजे जो हैं वो ले सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं और जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी वो उनको बाजार में बेच सकते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर भेड़ एवं ऊन विस्तार केंद्र, राइट। इस योजना के माध्यम से भी भेड़ पालन, राइट, एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि के लिए यही योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जो भेड़ की उन्नत किस्म है, एक तो यहाँ पर भेड़ की उन्नत किस्मों की जो है भेड़ पालन है, भेड़ पालक हैं उनको जानकारी दी जाएगी, राइट। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो है कि मध्य प्रदेश में प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, राइट, ताकि जो भेड़ पालक हैं वो उन्नत किस्म की नस्लों की पालन के लिए तथा भेड़ों की प्रजनन के लिए इन प्रजनन केंद्रों की सहायता ले सकें। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मुंह खुरी रोग की रोकथाम का टीकाकरण हो जाएगा, राइट। जो मुंह खुर रोग होता है वो रोगियों में बहुत ही खतरनाक संक्रामक रोग होता है और ये जो जितने भी पशु होते हैं उनमें संक्रमण के माध्यम से ये फैलता चला जाता है, राइट, जिससे खुर भी पकने लगते हैं और उनसे मवाद निकलने लगती है, राइट। इससे जो पशु होते हैं वो दूध देना बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये संक्रामक रोग पशुओं में ना फैले इसके लिए सरकार यहाँ पर टीकाकरण की व्यवस्था कराएगी। तो जो मुंह खुरी रोग है उसको रोकने के लिए सरकार टीकाकरण को प्राथमिकता देगी और इसके लिए सरकार जो है टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, जिसमें 50% तो जो है किसी भी पशु को टीकाकरण के लिए 50% तो उस पशुपालक को देना पड़ेगा, 25% जो है इसका राज्य सरकार और 25% जो इसकी राशि है वो केंद्र सरकार, राइट। मान लीजिए अगर इंजेक्शन 1000 का है तो 500 रुपये पशुपालक के, 250 राज्य सरकार, 250 केंद्र सरकार के माध्यम से जो है वो टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, राइट। वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर बटेर पालन हो जाएगा, राइट। बटेर पालन भी बटेर के मांस, जो बटेर का मांस है वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पसंद किया जाता है एवं बटेर मांस की आपूर्ति के लिए यहाँ पर बटेर पालन को सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है और यह भी कुक्कुट पालन की लघु इकाई योजना के समान है। अर्थात बटेर पालन योजना के तहत भी जो इच्छुक बटेर पालक हैं उनको सरकार 21 दिवसीय
100 चूजे 75% अनुदान पर जो है उपलब्ध कराएगी। राइट, तो इससे क्या होगा कि 21 दिन के 100 चूजे 75% पर जो भी इच्छुक बटेर पालक हैं वो 75% अनुदान पर ले सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। फिर हो जाएगा विशेष पशुपालन कार्यक्रम। राइट, विशेष पशुपालन कार्यक्रम में जो दुधारू पशु हैं, राइट, दुधारू पशु पर यहाँ पर दरअसल ये क्या है, एक ऋण योजना है। राइट, कोई भी पशुपालक अगर गाय भैंस खरीदना चाहता है और उसके पास में यदि वित्त की व्यवस्था नहीं है तो वो सरकार से ऋण के माध्यम से भी जो है वो पशुपालन को कर सकता है। राइट, फिर हो जाएगा आश्रय योजना हो जाएगा। दरअसल ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश में जो आवारा पशु हैं उनसे संबंधित है। मध्य प्रदेश की क्या होता है, आवारा पशु। अब यहाँ पर अगर हम पशुपालन से समझे तो यहाँ पर जो दुधारू पशु होते हैं, दरअसल दुधारू जो पशु होते हैं वो जब दूध देना बंद कर देते हैं तो लगभग उनको 5 से 6 महीने रोज उनके लिए चारा भूसा या उनके आहार की व्यवस्था करनी होती है। और जब पशुपालक उतना व्यवस्था नहीं कर पाता है तो वो उन जानवरों को सड़कों पर खुला छोड़ देता है और वो फिर आवारा घूमते हैं, जिससे यातायात में या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन आवारा पशुओं को जो है आवास, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, राइट, ये इस योजना के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। राइट, फिर हो जाएगा गौ सेवा आयोग हो जाएगा। राइट, मध्य प्रदेश में जो गौ सेवा है, मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा किसानों को गौपालन में विशेष रूप से रुचि जागृत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, राइट, जितनी भी योजना है उनके समन्वय के लिए, नियंत्रण के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राइट, और इसके लिए गौ सेवा नियम 1995 जो है, गौ सेवा नियम 1995 पारित किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से ही जो गौ सेवा आयोग है वो मध्य प्रदेश में जो गाय हैं, राइट, जो गौशालाएं हैं उनका संचालन करना, राइट, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना एवं उनका नियंत्रण करना, ये सब जो काम है ये गौ सेवा आयोग के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हो जाएगा रानीखेत उन्मूलन योजना। रानीखेत पशुओं में पाए जाने वाला एक क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। राइट, तो इस रोग से उपचार के लिए भी सरकार क्या करेगी, टीकाकरण को प्राथमिकता देगी, ताकि टीकाकरण के माध्यम से जो संक्रामक रानीखेत रोग है उसकी रोकथाम की जा सके। फिर उसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट क्या हो जाएगा, विकास निगम हो जाएगा, जो कि है। अब यहाँ पर मैंने इसको अलग कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हो जाएगा, नंदीसाला योजना हो जाएगा। राइट, नंदीसाल जो योजना है, नंदीसाल योजना के माध्यम से एक तरीके से यहाँ पर जो सांड प्रजनन केंद्र है, राइट, तो नंदीसाल योजना के माध्यम से गौवंश के ऐसे पशु, राइट, जो गौवंश के पशु विशेषकर जो सांड है उनके प्रजनन केंद्र जो है वो विस्तारित किए जाएंगे, ताकि उपयुक्त नस्ल के जो सांड हैं उनका एक तरीके से संवर्धन किया जा सके और आवश्यकता अनुसार सांड प्रजनन जो केंद्र है उनकी भी स्थापना की जाएगी। राइट, ताकि जो गो प्रजनन है उसमें इस योजना से फायदा मिल सके। अगला हो जाएगा यहाँ पर दुधारू पशु बीमा योजना। राइट, अब डेयरी के लिए बड़े पैमाने पर जो है महंगी गाय एवं महंगी जो गाय हैं, भैंसें हैं, वो खरीदी जाती हैं। अब अगर किसी ने डेयरी का प्लांट लगाया है, उसने अच्छा खासा निवेश करके पशुओं को उसने खरीदा है और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो डेयरी संचालक है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए सरकार ने बीमा योजना प्रारंभ की है। जो जितने भी दुधारू पशु हैं डेयरी में उनका बीमा कराया जा सकता है, ताकि आकस्मिक दुर्घटना होने पर वो जो डेयरी संचालक है उसको ज़्यादा क्षतिपूर्ति ना हो। राइट, फिर वैसे अगला हो जाएगा
पशुधन विकास कार्यक्रम, राइट। तो पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार हमारे राज्यों में जो है प्रजनन केंद्रों की स्थापना कर रही है। इसके लिए मुर्गियों के प्रजनन केंद्र बनाए जा रहे हैं, बकरियों के लिए प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वैसे ही यहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र हो जाएंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन जो केंद्र हैं ये कार्य कर रहे हैं। वैसे ही भेड़ों के लिए, मुर्गियों के लिए एवं अन्य पशुओं के लिए सरकार जगह जगह पर जो है प्रजनन केंद्रों की स्थापना कर रही है। उसके बाद में अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति। तो ये जो दो हैं ये हो सकता है 5-5 नंबर में पूछे जाए, क्योंकि ये सरकारी संस्थाएं हैं, एक सरकारी संस्था और दूसरी नीति है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। मध्य प्रदेश में पशुधन के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एवं पशुधन जो पशुपालन प्रक्रिया है उसमें वृद्धि के लिए पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982 को की गई थी। कब की गई थी? 19 नवंबर 1982 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो पशु उत्पाद है एवं कुक्कुट उत्पादन को और अधिक तीव्र बनाना, अर्थात जो मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन है, पशुपालन है, उनकी इकाइयों में विस्तार करना ताकि उत्पादन और अधिक हो सके। दूसरा, जो पशु उत्पाद हैं, चाहे मांस हो, चाहे दुग्ध हो या अन्य हो, उनका संकलन करना, राइट, फिर संकलन करके उनका भंडारण करना एवं उनका उचित प्रबंधन करना ताकि पशु उत्पादों का समय अनुसार अच्छे से उसका प्रयोग किया जा सके, राइट। तीसरी चीज, पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर अन्य में जो कुछ भी समस्याएं हैं, चाहे रोगों की रोकथाम से संबंधित हो या मुर्गी पालन के तरीकों से संबंधित हो या फिर जो वैज्ञानिक आधुनिक जो पद्धतियां हैं उनसे संबंधित जो है जानकारी उपलब्ध कराना, इसके साथ ही प्रबंधन को वैज्ञानिक तथा आधुनिक तरीके से संचालित करना, उसकी जानकारी जो है पशुपालकों तक पहुंचाना, राइट, एवं जो आधुनिक तरीके हैं उस दिशा में खोज करना एवं उपयुक्त जानकारी तलाशना। अगला हो जाएगा राज्य में पशुधन एवं कुक्कुट के क्षेत्र में उन्नत प्रजातियों का विकास करना। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का प्रमुख क्या है? उद्देश्य है। अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति, और ये नीति कब लाई गई थी? 2011 में। तो मध्य प्रदेश में जो लघु सीमांत किसान हैं एवं आदिवासी क्षेत्रों के जो बेरोजगार लोग हैं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए या गरीबी की उन्मूलन के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित व्यक्ति हैं उनके रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ये जो है मध्य प्रदेश पशुधन विकास नीति 2011 लाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि इसका उद्देश्य है पशुपालन से अर्जित लाभ करना, राइट। कुल मिलाकर इस नीति के तहत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको प्रशिक्षण एवं कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि इससे एक तो क्या हो, पशुपालन का भी जो है पशुपालन में विस्तार हो और उससे जो आय प्राप्त हो रही है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़े और बेरोजगारी भी कम हो। तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य तो एक तो यही हो जाएगा कि पशुधन की उत्पादकता में क्या करना? वृद्धि करना, और इसके लिए जो पशुपालन उत्पादन प्रणाली है उसमें पशुपालन जो प्रणाली है उसको और अधिक इम्प्रूव करना, उसके बारे में जानकारी जो है वो पशुपालकों तक पहुंचाना। इसके साथ ही जो है पशुपालन उत्पादन में वृद्धि के लिए जो पशुधन है, राइट, उनकी नई किस्मों को प्राथमिकता देना और उस पर जो है आगे खोज करना ताकि इस सब में हमारा प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर हो जाए, राइट। इसके साथ ही पशुपालन है, मुर्गी पालन है, राइट, या अन्य में जो आधुनिक आगात है, राइट, इनपुट्स हैं जैसे वैक्सीन वगैरह, रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीन हो जाएंगी, राइट। फिर पशुओं को रखने के लिए, उनको आवास के लिए नए बाड़े हो जाएंगे एवं अन्य फैसिलिटी हो जाएंगी।
उनको भी एक तरीके से उस लागत को कम करके पशुपालन को की जो है आय में वृद्धि करना तथा उससे प्राप्त लाभ सभी स्तरों पर न्याय संगत रूप से विस्तारित करना, ताकि उससे पशुपालन भी अच्छे से हो सके और जो पशुपालक हैं उसकी उनकी मतलब कम खर्चा करने पड़े उनको रखने के लिए, और इससे उनकी आय में भी क्या हो सके, वृद्धि हो सके। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।